जय हिंद दोस्तों। आज है 20 फरवरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला करंट अफेयर्स है इंसा कोग यानी इंसा सीओजी। इसका पूरा नाम जो है इंडियन सारस कोवी 2 जेनेटिक्स कंसोर्टियम या इंडियन सारस कोवी 2 कंसोर्टियम ऑन जीनोमिक्स। यह फोरम 30 दिसंबर 2022 को भारतीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। इसका काम जो है भारत में कोविड-19 का अध्ययन करना और उनको निगरानी करने के लिए स्थापित किया गया है। ये काम किसे करता है? यह जीनोम सीक्वेंसिंग करता है। डीएनए जो होता है हमारे शरीर के अंदर, उसको पढ़कर एक एनालाइज करता है कि कोविड-19 किस तरह से हमारे शरीर में प्रवेश हो रहा है और उसकी निगरानी करने के लिए ये बनाया गया है। अभी हाल ही में न्यूज इसलिए है क्योंकि भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए इस जो इंसाकोग है अपने पड़ोसी देशों में भी बांट रहा है, इसलिए न्यूज है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछे इंसाकोग क्या है, इंसाकोग शरीर के अंदर जीनोम को सीक्वेंसिंग करके कोविड-19 को अध्ययन करने के लिए स्थापित किया गया है। दूसरा न्यूज है 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ स्थापित किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने G20 सचिवालय और उनकी रिपोर्टिंग संरचना को स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। भारत जो G20 की अध्यक्षता करेगा वो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। इसका समापन 2023 में भारत में G20 शिखर सम्मेलन के साथ होगा। यानी जो 2023 का G20 शिखर सम्मेलन होगा यह हर साल अलग अलग एरिया में होता है, अलग अलग देश में होता है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 का होगा वो इंडिया में होगा। अगर बात करें G20 की, तो यह पूरे विश्व में अगर बात करें, जो जिस तरह से हमारे इंडिया का होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी भारतीय सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, उसी तरह से अगर हम बात करें पूरे विश्व में जो होता है सकल विश्व उत्पाद, इसका 90% एक कंट्रीब्यूट करता है। यानी जो G20 में जो देश हैं अगर पूरे विश्व मिला दें, जो G20 का एक उनका जो अर्थव्यवस्था की अगर बात करें हम, तो G20 का जो जितनी भी इनकम होती है पूरे विश्व भर के 90% का हिस्सेदारी होती है। अगर बात करें हम व्यापार का, तो विश्व में जितने व्यापार होते हैं वो 75-80% G20 जो देश हैं उनके द्वारा किया जाता है। और विश्व की अगर भूमि की बात करें तो जितने क्षेत्रफल है हमारे पूरे विश्व का आधा क्षेत्रफल G20 जो देश हैं उनके पास है। आबादी की अगर बात करें तो 2/3 हिस्सा आबादी G20 जो कंट्री है उनके पास है। तो इसमें जो मेन पॉइंट याद करने का है, जो G20 कंट्री है और 90% कंट्रीब्यूट करती हैं पूरे विश्व के जो GDP का होता है, पूरे विश्व का, जिसको GWP होते हैं, GWP बोलते हैं, यानी विश्व के जो सकल विश्व उत्पाद होता है। और 75-80% जो उत्पादन जो ट्रेड होता है, व्यापार होता है, उसको कंट्रीब्यूट करती हैं। और जितने विश्व में एरिया है उनका आधा है और आबादी 2/3 है। G20 का स्थापना 1999 में हुई थी। 2008 से इसकी बैठक हर वर्ष एक बार बुलाई जाती है। G20 एक ट्रोइका है। इसमें इटली, इंडोनेशिया और भारत इसके मेंबर हैं। अगर हम बात करें G20 के देश की, यहाँ देख सकते हैं G20 है, G8, G7। अगर बात करें G7 के सिर्फ, इसमें टोटल 7 कंट्री हैं। कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड USA। ये हो गए टोटल G7 के मेंबर कंट्री। अगर हम बात करें G8 के, तो G7 जितने कंट्री हैं उसमें हम रसिया को मिला दें तो G8 हो जाते हैं। G8 में एक हो गया रसिया यानी रूस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट। ये सभी हो गए G8 के। अगर हम बात करें G20 के, तो G20 में G7, G8 ये सभी देश उसके अंदर आ जाते हैं। G20 में अलग से अगर बात करें, अर्जेंटीना हो गया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की। इसमें आप देख सकते हैं हमारा इंडिया न तो G7 का भाग है न तो G8 का भाग है, लेकिन G20 का इंडिया भाग है, उस देश का मेंबर सदस्य है G20 ग्रुप का। तो इसलिए हाँ इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, जो गल्फ कंट्री हैं जैसे हो गया सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गए और ओमान हो गए, इन सब की अगर बात करें तो G20 में सिर्फ एक देश ऐसा है सऊदी अरेबिया जो कि G20 का भाग है गल्फ कंट्री के ग्रुप में देखें तो। इस तरह से यहाँ G7 आप देख सकते हैं, G8, G20
इन सबको ग्रुप यहाँ से देख सकते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं। 15 फरवरी को बिहार में शहीद दिवस मनाया गया है। अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो वहाँ के हैं, इस टाइम करंट सीएम हैं, 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने डिक्लेरेशन किया, घोषणा की है। इसके ऊपर, इसके पीछे कहानी क्या है? बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 90 साल पहले पुलिस द्वारा 34 जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनको मार दिया गया था, वो शहीद हो गए थे। इसलिए 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगर बात करें नरसंहार की, तो 1919 में अमृतसर में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में जो मन की बात में रेडियो में तारापुर नरसंहार का उल्लेख किया था। अगर थोड़ी डिटेल की बात करें तारापुर नरसंहार का, यह घटना 15 फरवरी 1932 को हुई थी, जब जो युवा स्वतंत्रता सेनानी थे, एक समूह थे उनके, तारापुर एक थाना था, उसके अंदर इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराने की एक जिद की। इसके बाद वहाँ पर पुलिस ने उनके ऊपर लाठियाँ चार्ज कर दी और एक जो स्वतंत्रता सेनानी थे गोपाल सिंह, उन्होंने ज़बरदस्ती जाकर थाने के अंदर झंडा फहराने में सफल हो गए। इसके बाद वहाँ 400 की जो भारी भीड़ थी, पुलिस से पथराव किया। इसके जवाबदेही में पुलिस ने अंधाधुंध फायरिंग की और इससे 34 जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो शहीद हो गए। इसलिए इसको एक काफ़ी बड़ा माना जाता है, यानी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये सबसे बड़ा माना जाता है तारापुर मैसकर, तारापुर नरसंहार। अगला न्यूज़ है न्यूट्रिनो वेधशाला का निर्माण। न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी बहुत पहले से निर्माण हो रहा है तमिलनाडु के थेनी जिले में, और इसका विरोध हमेशा हो रहा है। विरोध होना भी एक तरफ से सही है, क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी सुप्रीम कोर्ट से ये कहा, जो हमारा वेस्टर्न एरिया है, पश्चिमी घाट है, वहाँ का जो इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल है, यानी वहाँ की जो विविधता है, वहाँ जो जीव जंतु पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। अगर ये वहाँ पर सेटअप की जा रही है न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, तो वहाँ से काफ़ी नुकसान होगा उस हमारे हॉट स्पॉट के एरिया को। तो इस वजह से इसका विरोध किया जा रहा है। अगर हम बात करें इंडिया न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का, एक फिजिक्स रिसर्च प्रोजेक्ट है जिसमें हम पार्टिकल का अध्ययन करेंगे। न्यूट्रिनो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, इस तरह से न्यूट्रिनो होता है। इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन अगर बात करें न्यूट्रिनो की, जो न्यूट्रिनो होते हैं इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इनका जो मास होता है, द्रव्यमान, वो भी बहुत कम होता है ना। हम तो जीरो नहीं कर सकते, लेकिन यह कि बहुत कम होता है। और जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो जो दुनिया में सबसे बड़ा अभी स्विट्ज़रलैंड में है एक चुंबकीय क्षेत्र है, उससे 4 गुना बड़ा ये हमारे देश में बनाया जाएगा, अगर ये न्यूट्रिनो वेधशाला सेटअप हो जाती है तो। ये जो किया जा रहा सेटअप तमिलनाडु के थेनी जिला में किया जा रहा है, थेनी डिस्ट्रिक्ट में किया जा रहा है। इसका थेनी तमिलनाडु में किया जा रहा है। अगला न्यूज़ है एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन। अभी हाल ही में 19 फरवरी 2022 को इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी संयंत्र का वर्चुअली उद्घाटन किया, यानी ऑनलाइन उन्होंने उद्घाटन किया, वहाँ पे नहीं गए थे। इंदौर की बात करें, इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है, सिटी है। और जब भी स्वच्छ सर्वेक्षण का रिपोर्ट आता है हमारे देश भर में कौन सी सिटी सबसे स्वच्छ हैं, तो वहाँ पे मध्य प्रदेश का इंदौर हो अधिकतर ये फर्स्ट या सेकंड नंबर पर आता ही है। तो इससे अगर बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं तो इससे वहाँ जो स्वच्छता है और ज़्यादा बढ़ेगी, वहाँ और ज़्यादा उच्च मानक स्थापित करेगा स्वच्छता में। तो एशिया का सबसे बड़ा जो बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पर है? इंदौर में है। अगला न्यूज़ है हिलाली पाकिस्तान पुरस्कार। अभी माइक्रोसॉफ्ट की जो संस्थापक हैं बिल गेट्स, जो माइक्रोसॉफ्ट हम लैपटॉप की विंडो यूज़ करते हैं वही है माइक्रोसॉफ्ट, उसके जो संस्थापक फाउंडर हैं बिल गेट्स को पाकिस्तान में जो पोलियो की बीमारी थी उसको ख़त्म करने के लिए उनका एक एनजीओ है, उसके द्वारा उन्होंने वहाँ पर जो पोलियो था उसका उन्मूलन किया, ख़त्म किए। इसकी वजह से पाकिस्तान ने अपने देश के जो दूसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है हिलाल ए पाकिस्तान, इससे इनको सम्मानित किया है, जो बिल गेट्स जी हैं। बिल गेट्स मेलिंडा गेट्स द्वारा गठित एक अमेरिकी निजी फाउंडेशन है। अमेरिका में एक फाउंडेशन है बिल गेट्स एनजीओ है, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चैरिटी फाउंडेशन है।
ये जो स्वास्थ्य में, हेल्थ के सेक्टर में हो गया, गरीबी को कम करना हो, एजुकेशन में, और अगर कोई टेक्नोलॉजी हो, इनके भी क्षेत्र में ये कंट्रीब्यूट करता है, एनजीओ काम करता है। तभी हाल ही में बिल गेट्स को पाकिस्तान का दूसरा सबसे जो सर्वोच्च अवार्ड है उनको मिला है पोलियो को ख़त्म करने के लिए। अगला न्यूज है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड 19 फरवरी 2022 को मनाया जाता है। सॉइल हेल्थ कार्ड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को सबसे पहले लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? जिस तरह हमारे शरीर में काफ़ी कुछ कमी हो जाती है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, कुछ कैल्शियम कमी हो गया, हमारे शरीर के अंदर फास्फोरस कमी हो गया, काफ़ी बीमारियां आ जाती हैं इस कमी वजह से। तो इसी तरह से जो खेत में जो मिट्टी होती है उनमें भी काफ़ी कमी हो जाती है। सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, इन सभी कमी की वजह से काफ़ी दिक्कतें हो जाती हैं और हम उसको न जानते हुए कुछ अलग टाइप के ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं, अलग टाइप से खाद डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, इससे सरकार क्या करेगी, ज़मीन का एक सैंपल लेगी उस मिट्टी का और उसमें चेक करेगी इसमें कौन कौन से उर्वरक की ज़रूरत है, यूरिया की ज़रूरत है, पोटास या किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो हमेशा 2 साल में एक बार इस सैंपल को लिया जाता है और इसका मूल्यांकन किया जाता है कि किसान जो है खेत में उर्वरक की उचित मात्रा डाल सके, कि कौन सी ज़रूरत पड़ रही है हमारे खेत में, पोटास की है, यूरिया की है या फास्फोरस की ज़रूरत है। तो इस सॉइल हेल्थ कार्ड जिस तरह शरीर की ज़रूरत होती है प्रोटीन, उसके बाद फिर और कैल्शियम चेक करने के लिए, उसी तरह सॉइल हेल्थ कार्ड भी खेतों के लिए चेक किया जाता है कौन सी इसमें प्रोटीन की कमी है या कौन सी उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कौन कौन सी दवाओं की ज़रूरत है। तो 19 फरवरी को मनाया जाता है सॉइल हेल्थ कार्ड। अगला न्यूज है भारत की यूपीआई प्लेटफॉर्म। यूपीआई आप सभी को पता होगा, हम अक्सर यूज करते हैं आजकल मोबाइल में कि किसी को ट्रांसफ़र करना है पेमेंट, तुरंत हम यूपीआई से ट्रांसफ़र कर देते हैं विद इन सेकेंड में। इसका पूरा नाम है यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। अभी नेपाल ऐसा है जो कि इंडिया की यूपीआई प्रणाली को अपनाया है। बस यही न्यूज़ में है कि नेपाल ने भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश होगा, पड़ोसी देश है जो भारत के यूपीआई को अपना रहा है, पेमेंट सिस्टम यूपीआई थ्रो करेगा। अगर बात करें इसकी मैनेजमेंट का, इसकी जो मैनेजमेंट है वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी यूपीआई की। भारतीय रिजर्व बैंक जो कि हमारे इंडिया में ट्रांजैक्शन की देखभाल करता है, पैसे के लेन देन की बात करता है, तो ये जो यूपीआई है इसकी भी देख रेख भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ही करता है। तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। जो प्रबंधक करते हैं, इनकी जो मैनेजमेंट करते हैं यूपीआई का, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। 2008 में स्थापित किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक जो ट्रांजैक्शन को, लेन देन को मॉनिटर करता है, उसके द्वारा यह स्थापित किया गया है। अगला न्यूज है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 1963 के बाद से इस सम्मेलन को जो हर वर्ष मनाया जाता है जर्मनी में आयोजित किया जाता है। यह दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी बैठक है। और नाटो जो एक अलायंस है और यूरोपीय जो संघ है, यूरोपियन यूनियन है, उनके वरिष्ठ राजनेताओं और राजनीतिकों के साथ साथ अभी इस बार भारत, चीन, जापान, ईरान जैसे देशों को भी इस सम्मेलन में बुलाया गया है, इसलिए न्यूज में है। इसमें जो है रक्षा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। और दुनिया का सबसे बड़ा बैठक माना जाता है इसमें, इसलिए न्यूज में है। अभी इंडिया भी इसमें भाग लिया है। ये जर्मनी में मनाया जाता है, जर्मनी में। अगला न्यूज है T49। T49 क्या है? T49 भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। इसके पहले जो सुरंग थी वो थी 11.2 किलोमीटर पीर पंजाल सुरंग थी। लेकिन अभी जो हाल ही में सुरंग बनाई गई है T49 नाम है उसका है। ये 15 फरवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत T49 की मुख्य और सबसे लंबी सुरंग को जोड़ा है। और इसकी जो लंबाई बात करें तो 12.75 फीट यानी लगभग 13 किलोमीटर लंबी सुरंग है। ये भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग ये हो जाएगी सेटअप होने के बाद, चालू होने के बाद। इसके पहले थी जो पीर पंजाल सुरंग थी 11.2 किलोमीटर। तभी T49 जो है सबसे बड़ी सुरंग है इंडिया में, रेलवे सुरंग है। अगला न्यूज है परामर्श 2022। परामर्श है
ये राजस्थान में अभी सेटअप किया गया है। संस्कृत और संसदीय जो कार्य राज्य मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, बीकानेर जो कि राजस्थान में एक सिटी है, वहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। इसमें होगा क्या कि स्टूडेंट के लिए जो जॉब की ज़रूरत पड़ती है, एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, उन सबको परामर्श करेगा, उनको एडवाइस करेगा। तो बस इतना ही आप याद रखना कि परामर्श 2022 जो लॉन्च किया गया है, ये राजस्थान में लॉन्च किया गया, बीकानेर में लॉन्च किया गया है। भारत की सबसे बड़ी कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप भी है, ठीक है। यानी सबसे बड़ी बच्चों की जो वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट थी कि वहाँ पर सजेशन जिस तरह लेना हो जॉब के लिए या एजुकेशन के लिए, तो सबसे बड़ी भी वर्कशॉप बनाई गई है राजस्थान के बीकानेर में। अगला न्यूज है TSB92। TSB92 एक अणु कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर सकता है। प्रोटीन क्या होता है? जो एक कोरोना फैला था अभी, इस तरह से कुछ होता है, जो इसके चारों तरफ ये प्रोटीन की लेयर होती है। इसी प्रोटीन लेयर को ख़त्म करने के लिए ये जो है पार्टिकल बनाया गया है, ये अणु बनाया गया है। अगर इसकी बात करें डिटेल में, तो ये अल्पकालिक के लिए है, थोड़े समय के लिए ये प्रभावी हो सकता है। और इसके अणु पर सेल कल्चर और जानवरों के अध्ययन से पता चलता है कि ये कम से कम 8 घंटे के लिए कोरोना वायरस संक्रमण से बचा सकता है। सिर्फ ये थोड़े समय के लिए है, 8 घंटे के लिए कम से कम ये बचा सकता है कोरोना वायरस के लिए। लेकिन बात करें जोखिम की, तो इसमें जोखिम ज़्यादा होता है, उच्च जोखिम होता है इसमें। और टीके से अगर बात की, जब वैक्सीन हम लगवाते हैं तो वो तुरंत शुरू नहीं करता है हमारे शरीर में काम करना कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन जो ये है TSB92, इसका जो इफेक्ट है, प्रभाव तुरंत शुरू हो जाता है और इसको नाक से ले जाता है। इस तरह से नाक से हम इसको लेते हैं। तो TSB92 क्या है? कोरोना से लड़ने के लिए एक कह सकते हैं कि अणु है, एक हम दवा बोल सकते हैं, दवा है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।